हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3 हम आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 1857 के रिवॉल्ट से पहले जो हो गया था, कई सारे एक्ट्स आए थे कि उसमें रेगुलेशंस की बात करेंगे, अमेंडमेंट लाए गए थे, वो सब भी हमने पढ़े थे आरपीसी वाले तरीके से। आर से रेगुलेटिंग एक्ट, पी से पिट्स एक्ट और सी से चार्टर एक्ट, वो हमने कवर कर लिया। अब 1857 के बाद क्या क्या हुआ था, आज के इस वीडियो में वो सब करने वाले हैं। तो फिर से बोलूंगा, अगर स्क्रीन में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे, जो कि जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको जाके नोट्स मिलते रहेंगे। जिनको नोट्स ढूंढने में प्रॉब्लम होती है ना, आप टेलीग्राम ओपन करोगे, यहाँ पे आपको सामने फाइल्स वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, वहां पर आपको नोट्स मिलते जाएंगे, वहां पे जाके कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि अभी क्लासेस व्हाइट बोर्ड पे चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी होती होगी। एक ही जगह पे इतना सारा कंटेंट लिख के रखा हुआ है। जैसे व्हाइट बोर्ड आता है, अगर व्हाइट बोर्ड की बात करूं, डिजिटल बोर्ड अगर आप अच्छे से सपोर्ट करते हो, वीडियोस को शेयर करते हो, तो जल्दी हम एक डिजिटल बोर्ड वगैरह भी लेंगे, वहां पे आपको और मजा आने वाला पढ़ने में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, 1857 का रिवॉल्ट हो गया, लड़ाई हो गई 1857 की। अब ऑब्वियस ही बात है, चाहे यहाँ पे 1857 का रिवॉल्ट होता, उसमें ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं था अंग्रेजों की, अगर हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी था कि हिंदुस्तानियों की बात करेंगे, इंडियंस की बात करेंगे, ये हमारे अगेंस्ट में क्यों खड़े हो गए, ये कैसे खड़े हो गए, ऐसे हमने क्या गलतियां कर दी, हमारे खिलाफ हमने रिवॉल्ट कर दिया, और अब हमें क्या ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिससे आने वाले टाइम पे ये दोबारा से रिवॉल्ट ना करें। क्योंकि अभी तो हमने ईस्ट इंडिया पे कंट्रोल करना स्टार्ट करा है, हमने तो इंडिया को भी लूटा ही नहीं है। हमारे लूटने से पहले ही आगे विरोध करना स्टार्ट होंगे, तो हमें क्या बेनिफिट है। अब इनको नई पॉलिसीज वगैरह बनानी थी, वही सब ये काम करते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात करेंगे, इसे नाम क्या दिया गया, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस या फिर एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके के ये नाम भी दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। अब हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारे पास 1858 था, इसके बाद क्या क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दिया, अगर इंडिया उन्होंने रिवॉल्ट वगैरह करा है तो इसका मेन रीजन है ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। आज के बाद जो इंडिया पे रूल करेगा, इंडिया पे जिसकी चलेगी वो है क्राउन, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार की बात करेंगे वो इंडिया पे हुकूमत करेगी। जो क्राउन क्वीन विक्टोरिया की बात करेंगे उसका रूल चलेगा, कंपनी का कोई रूल नहीं रहने वाला। यानी कि 1858 का जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी सारा सिस्टम था वो सारा किसको ट्रांसफर कर दिया आगे, क्राउन के पास, यानी कि क्वीन विक्टोरिया के पास अब सब कुछ रहेगा, वो यहाँ पे राज करने वाली है। इसी के साथ साथ अब एक स्टेप, अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या क्या चल रहा था, आपको सारे पॉइंट्स याद करने हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछता है तो ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट ऐसा था जिसके बाद जो पावर्स थी वो क्राउन के पास ट्रांसफर हो गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। समझियो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि हम क्वेश्चन सीरीज में सब कुछ कवर कर लेंगे, टेंशन मत लेना। अब यहां पर क्या होता है, गवर्नर जनरल की बात करेंगे, एक नई पोजीशन बना दी। अब गवर्नर जनरल की जगह कौन आ जाएगा, वायसराय हो जाएगा। देखो कैसे खेल रहे थे पागलों की तरह। पहले कहा जो बंगाल का गवर्नर है, गवर्नर बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो पढ़ लिया हमने, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, बोलते गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे, ठीक है। अब फिर पागल हो गए, बोल रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, हम वायसराय बोलेंगे। यानी कि एक और नई पोजीशन आ गया, वायसराय की पोजीशन आ गई, जिसका काम क्या होगा, इंडिया में क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ ये देखने का काम करेगा। समझ गए, इंडिया में होगा, इंडिया में रहा करेगा, इंडिया में क्या चल रहा है सब कुछ। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, उसके कंट्रोल में सब कुछ चल रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बाय बाय कर दिया, लेकिन इंडिया में किसको भेज दिया, वायसराय को, और वायसराय किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग काम करेगा। समझ गए, तो इंडिया में कौन बैठा हुआ भी, वायसराय बैठा हुआ है। तो इस तरह से पहला वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे, वो इंडिया का पहला वायसराय बन जाता है। क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था, लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे, यही था, और उसी टाइम वायसराय बना दिया जाता है। तो इसका मतलब पहला वायसराय भी कौन बन जाएगा, लॉर्ड कैनिंग बन जाएगा। यहां तक डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए समझने में, सिंपल क्या समझाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म कर दिया, क्राउन के पास पावर आ गई। दूसरा काम क्या कर दिया, जो गवर्नर जनरल था अब बोलते हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वायसराय ऑफ इंडिया हुआ करेगा। इंडिया में जो भी कामकाज होगा सारा कौन संभालेगा, वायसराय संभालेगा। लेकिन राइट मेन हुकूमत किसकी चलेगी,
क्राउन की चलेगी, क्राउन ने वायसराय अपॉइंट करके इंडिया में भेज देना है और वायसराय ने सारे काम वगैरह संभालने हैं, समझ गए? तो लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया हुआ था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो वो था ना, आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे था, उनकी जो गवर्निंग बॉडी थी, कंपनी को चलाती थी, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग से 6 मेंबर की वो मीटिंग वगैरह बनाई थी, कमेटी वगैरह बनाई थी, वो बोर्ड ऑफ इस कंट्रोल की बात करेंगे वगैरह। तो क्या थे, इन दोनों को कैंसिल खत्म कर दिया, यानी कि जो गवर्नमेंट थी ना वो सारे सिस्टम में, क्योंकि ये एक बोलता था मुझे ये करना है, दूसरा कहता था मुझे ये करना है, इन दोनों को वहां से भगा दिया, बोला तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। एक तो वायसराय बना ही दिया इंडिया का, दूसरा काम क्या कर दिया, अब सिंपल सा फंडा ये है, मान लो ये वाला पोर्शन इंडिया आ गया, ठीक है, ये पोर्शन आ गया इंडिया वाला, ये आ गया ब्रिटेन वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटेन में कौन बैठे, क्वीन विक्टोरिया बैठी हुई है, या कोई हायर ऑफिशियल बैठा हुआ है, और इंडिया में कौन बैठा दिया उन्होंने, वायसराय बैठा दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी रिपोर्ट जो वायसराय है वो डायरेक्ट जाके क्वीन को या जो भी हाईएस्ट कमांड होगी उसको जाके डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। तो इतना तो टाइम होता नहीं किसी के पास कि वो सिर्फ इंडिया का देखते जाए कि इंडिया में क्या चल रहा है, अपने देश को भी संभालना है और भी कई सारे पंगे चल रहे हैं, वो सब कुछ भी देखना है, इंडिया को तो देखना नहीं है। तो ये जो वायसराय है ये डायरेक्ट उस हाईएस्ट अथॉरिटी के बजाय किसी और से कांटेक्ट करेगी, इंडिया में क्या चल रहा है ये जाके किसी और को बताएगा। एक नया ऑफिस बना दिया, नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये लंदन में बैठेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मतलब एक नई पोजीशन बता दी कि वायसराय इंडिया में क्या चल रहा है या इंडिया में क्या करना है, अगला स्टेप क्या उठाना है, ये आगे लंदन में आके किसे डिस्कस करेगा, किसे बातचीत करेगा, ये करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो आगे जाके हाईएस्ट अथॉरिटी से बात करेगा, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट कौन आ गया, वायसराय और क्वीन या जो भी हाईएस्ट ऑफिशियल होगा, बीच में इंटरमीडिएट कौन आ गया, बीच में आ गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक नई पोजीशन बना दी है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना था वो कौन बना था, लॉर्ड स्टैनले वहां पे बना था, ठीक है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। अब जो लॉर्ड स्टैनले की बात करें, फिलहाल तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बन गया है, लेकिन हमेशा क्या होगा, जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना करेगा वो जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसका मेंबर हुआ करेगा, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का एक मेंबर हुआ करेगा। समझ के जो वहां के कानून वगैरह बनाएंगे, वहां के जो मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, उनमें से भी हम किसी एक मिनिस्टर को क्या है, उनमें से किसी भी एक मिनिस्टर को उठा के हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना दिया करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारा फंडा क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो एक बार ध्यान से वीडियो को देखना दोबारा से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद होता क्या है, ये सारा आपको फंडा क्लियर हो गया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, मान के चलो भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वायसराय है, कोई पंगा पड़ गया इंडिया में, कुछ स्टेप उठाना है। अब वायसराय ने कॉन्टेक्ट किसे करा, वायसराय ने कॉन्टेक्ट कर लिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, आगे स्टेप उठाने मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से फिलहाल इतना बड़े स्टेप उठा नहीं सकता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास आ गया, ये भी तो अकेला बंदा है ना, इसको हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जाना है वहां पर, तो इसकी कोई टीम होनी चाहिए जिससे डिस्कशन वगैरह करेगा। तो इसको हेल्प करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बना दी गई। समझ गए? फंडा क्लियर हो रहा है? मतलब यहाँ पे वायसराय है, यहाँ पे बीच में कौन आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आ गया, यहाँ पे ब्रिटेन की क्वीन मान के चलो क्वीन आ गया, ठीक है। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है ना, इसको बड़े बड़े डिसीजन लेने और फिर जाके तो उसको वहां पे जाके बात करनी है, क्वीन से बात करनी है या प्राइम मिनिस्टर से और यहाँ पे वायसराय से बात करनी है, तो उसको मीटिंग बिठानी है अपने असिस्टेंस के लिए, अपनी हेल्प के लिए, उसको हेल्प करने के लिए या उसको बताने के लिए या आइडियाज देने के लिए 15 मेंबर की टीम बना दी है, 15 मेंबर की काउंसिल बना दी है। और 15 मेंबर की काउंसिल की बात कर लो, बॉडी की बात कर लो, इसका चेयरमैन हो गया ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का चेयरमैन हो गया। ये पूरा का पूरा मिला के क्या बनता है, ये तो एडवाइजरी बॉडी है ना, जो एडवाइस करेगी इसको, 15 मेंबर्स को एडवाइस दिया करेंगे। ये सारे को बोल जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो भी डिसीजन लेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और टीम मिलकर जो भी डिसीजन वगैरह लेगी, इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब अगर कुछ गलत स्टेप उठाते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी होता है, तो इंडिया में जो कोर्ट है वो भी इनके खिलाफ कुछ बोल सकती है और जो ब्रिटेन में है वो भी इनके खिलाफ कर सकते हैं। यानी कि जो भी ये काम करेंगे उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। समझ गए हो? तो इसीलिए इनको भी ध्यान से स्टेप उठाने, जो भी उठाने, ये सारा फंडा भी तो चलता जा रहा था। उसके बाद क्या होता है, ये सारे प्रोविजंस किस में आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये सारे प्रोविजंस आ गए, ये सारे फीचर्स थे उसके जो मैं आपको बता रहा हूं। समझ आ गया? अब यहां पर होता क्या है, दरबार एक बहुत बड़ा दरबार लगवाया जाता है 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को बड़ा दरबार लगाया जाता है इलाहाबाद में, जहां पे लॉर्ड कैनिंग जो कि पहला वायसराय है वो ये सारी अनाउंसमेंट करता है कि आज के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म, आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म, आज के बाद आप आराम से जियोगे, खुशी से जियोगे। क्यों?
ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई है, क्वीन विक्टोरिया आ गई। क्वीन विक्टोरिया की तरफ से मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो भी सारी बातें थी वो सारी बातें वहां पर बताई जाती हैं। तो 1 नवंबर को जो है ये सारी अनाउंसमेंट कर दी जाती है, इलाहाबाद में दरबार लगाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो अनाउंसमेंट करता है, क्वीन प्रोक्लेमेशन से कहा जाता है। इतना सारा फंडा क्लियर हो गया, ये सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 निकल गया। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 आता है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला गया, अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट आते जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से चलता जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, इंडियन पॉलिटी की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पे वीडियोस को सीक्वेंस में अरेंज किया जा रहा है, आप वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री को जो एसआई के हम कंप्लीट करवा चुके हैं, एक बार जाके वो वीडियोस देख लेना। क्वेश्चन सीरीज में आपको सब कुछ काम आने वाला है। ये जो हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करें आपको कुछ नहीं पता हो तो वो वाली वीडियोस भी जाकर जरूर देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल वो वाली वीडियोस भी रहने वाली हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 की बात करते हैं। यहाँ पर होता क्या है, एसोसिएट कहा जाता है। देखो 1861 की बात हो रही है, अब यहां तक तो ठीक है कि 1858 में कंपनी का रूल खत्म कर दिया, सब कुछ हो गया है, लेकिन इंडिया में आप हमने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, उसको रिलेट करते जाओगे जब हिस्ट्री को से आपको और मजा आएगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी को हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये पॉलिटी भी अपने आप में क्या है, एक हिस्ट्री ही है कि पहले क्या क्या हो गया था, वही सब कुछ हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं ना। तो इसको और जो सेपरेट हिस्ट्री का टॉपिक है, अगर इन दोनों को रिलेट करोगे तो बड़ा मजा आने वाला है। तो हमने देखा था अगर इंडियन हिस्ट्री में तो कई सारी आवाजें उठ रही थी, इसके बाद मतलब 1857 के बाद से क्या हो गया था, कई सारे नेता, कई सारे ऐसे जो मतलब यंगस्टर्स की बात करें वो सब निकल के आ रहे थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, वही सब कुछ यहाँ पे चलता आ रहा था। उनकी आवाज उठाने की वजह से ही तो सारे एक्ट सामने आते जा रहे थे। अब यहाँ पर हुआ गया, कहा गया कि भाई तुमने तो ये कर दिया सब कुछ कि एक एडवाइजरी 15 मेंबर की काउंसिल बना दी है, ये सब कुछ कर दिया है, लेकिन उसमें तो इंडियंस है ही नहीं है। जो लॉ मेकिंग है, कानून बनाने का काम है, उसमें कोई इंडियन है ही नहीं है, तो हमारा क्या फायदा है वहां पे, तो हमारे लिए क्या काम कर रहे हो, हमारा तो कुछ बेनिफिट नहीं हो यहाँ पर। इस तरह की बातें करी गई थी। अब यहाँ पर क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे जो 15 मेंबर की काउंसिल थी ना, यहाँ पे एक्चुअली में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं आपको समझाने के लिए। एक है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एक ऐसी पार्टी है इसमें, अगर पूरे मेंबर्स की बात करें, एक ऐसी पार्टी है जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस देखेगी, और एक ऐसी होगी जो लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए होगी। मतलब ये जो है ये कानून बनाने का काम करेंगे, हमने कैसे कैसे कानून बना दिया, कोई कानून बना दिया, और ये क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। कि अगर हमने कानून बना दिया, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि हमने कानून बना दिया कि जब गाड़ी चलानी है तो उससे काला धुआं बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारे पास पोल्यूशन के कागज होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, ये कानून बना दिए भाई किसने, लेजिस्लेटिव ने कानून बना दिए। अब उसको इंप्लीमेंट करवा रही ट्रैफिक पुलिस वगैरह, या पुलिस नाके वगैरह लगा रही, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हो गए, वो सारे आ गए एग्जीक्यूटिव में। समझो अगर फंडा वगैरह में कह रहा हूँ, एक कानून बना रहा है, उसको इंप्लीमेंट करवा, जैसे पुलिस का काम है, हालांकि आज सारे काम तो करते नहीं आजकल अपने जो जिस काम के लिए बनाया जाता है, लेकिन फिर भी एक कानून बना रहा है और एक उसको इंप्लीमेंट करवा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे था जो एग्जीक्यूटिव था ना, इसमें पहले 4 मेंबर थे, फिर 1 मेंबर और ऐड करेगा, 5 मेंबर, फिर 1874 में 1 मेंबर और ऐड कर दिया गया, 6 मेंबर यहाँ पर बन गए थे। अब जो 6 मेंबर थे उसको पोर्टफोलियो सिस्टम बना दिया था लॉर्ड कैनिंग ने। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या हो गया, मतलब जैसे आज के टाइम पे सभी मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दिया होता है कि भाई तुम्हें होम मिनिस्ट्री संभालनी है, तुम्हें डिफेंस मिनिस्ट्री संभालनी है, या तुम्हें लॉ वाला संभालना है, या तुम्हें रेलवे संभालना है, तुम्हें मतलब समझ को टेक्सटाइल केमिकल समझाना है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट संभालना है, इस तरह से अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना दी हैं। उसी तरीके से इन जो 6 मेंबर थे ना, इसमें उन सबको अलग अलग मिनिस्ट्री दे दी गई कि देखो होम मिनिस्ट्री का जो भी काम होगा सर तुम देखोगे, मिलिट्री का जो भी काम होगा तुम एक बंदा देखेगा, कानून वगैरह कैसे कैसे चलाना है वो एक बंदा काम देखेगा, रेवेन्यू के मैटर्स एक अलग बंदा देखेगा, इसके जो भी डिसीजन होगा वो लेगा, फाइनेंस के जो भी डिसीजन होगा एक अलग बंदा लेगा, पब्लिक वर्क सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। इसके लिए भी समझियो 6 मेंबर है, सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए थे, तुमने ये डिपार्टमेंट संभालने हैं, मतलब इन डिपार्टमेंट्स को तुमने सही से चलाना है, एग्जीक्यूट करवाना है कि इसका जो भी कानून है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका सबसे सही से काम कर रहे हैं लोग नहीं कर रहे हैं, वो सारा तुमने देखना है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे। और एक थे लेजिस्लेटिव पर्पस। जो लेजिस्लेटिव पर्पस था इस टाइम पे उसमें 6 से 12 मेंबर तक थे, वैरी करते हैं 6 से लेकर 12 मेंबर तक की कैपेसिटी रखते थे कि इतने मेंबर हो सकते हैं। इसको एडिशनल मेंबर्स कहा गया, समझ गए। ये एडिशनल मेंबर हुआ करते थे, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर हुआ करते थे। इनको नॉमिनेट कौन करता था, जो एग्जीक्यूटिव, वो तो बिल्कुल हुए वो अलग से बिल्कुल वहां पे, लेकिन जो ये एडिशनल मेंबर थे या इनको नॉन ऑफिशियल मेंबर बोलो, इनको जो उस टाइम गवर्नर जनरल लिखा होगा, जो वाइसराय होगा ना कंट्री का, हमारे इंडिया में जो भी वाइसराय होगा, वो इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करेगा, समझ गए। अब कहा गया था कि यहाँ पे भाई जो नॉन ऑफिशियल
इससे पहले क्या कहा गया था, इस एक्ट से पहले जो आवाजें उठ रही थी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं एटलीस्ट वहां पे इंडियंस को भी एंट्री दी जाए, क्योंकि कानून बनाने का काम किसका है, कानून बनाने का काम इसका है। और जब ये कानून बना रहे हैं 6 से जो 12 मेंबर इसमें हैं वो सारे के सारे वो तो अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कम से कम किसी इंडियन को तो एंट्री दो ताकि हमारे इंडियन भी वहां पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस बार क्या होता है 1862 में क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग जो टाइम वायसराय था इंडिया का, वो एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और श्री दिनकर राव जो है इनको इस लेजिस्लेटिव असेंबली की काउंसिल की बात करें उसका मेंबर बना देता है। समझ गयो, एडिशनल मेंबर में 3 मेंबर यहाँ पर ऐड कर दिए जो कि इस लेजिस्लेटिव पर्पस में आ गए। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे या फिर एडिशनल मेंबर्स थे उसमें 3 बंदों को यहाँ पे शामिल कर दिए जाते हैं। यानी कि इंडियंस को होगा कि हाँ जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसमें हमको भी घुसाया जा रहा है, हमको भी एंट्री मिल रही है। तो एक अच्छा स्टेप, एक पॉजिटिव मतलब सोच हमें मिल रही है कि हाँ इंडियंस के बारे में भी लोग सोचते हैं। इस तरह का सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसके पीछे की कहानी का फिर से रिवाइज करवा दूं आपको मैं शॉर्ट में। देखो अब जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये इतने मेंबर थे, ये सब है। लक्ष्मीकांत की बुक जहाँ पे आपको नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ, जिससे इसमें क्या होता है यूपीएससी के जो बच्चे थे वो इस बुक से तैयारी करते हैं। वहां पर भी इस चीज मेंशन नहीं, ये वाले इतने मेंबर थे इतने मेंबर थे। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये पहला ये कौन था, सेक्रेटरी कौन था, पहले ये कौन था, ये इतनी इन्फॉर्मेशन वहां पर भी नहीं। अगर आप बुक में नोट्स वगैरह देखोगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मेरे को तो लगता है कि मतलब जेकेएसएसबी वाले को लग रहा होगा कि ये जेकेपीएसआई का सिलेबस स्टार्ट करा, जेके लेटेस्ट इन्फो वाले ने जाके हम वीडियोस देखते हैं। जो ये नहीं पढ़ाएगा हम वही जाके वहां पर डालेंगे पेपर में डाके। तो कभी कभी तो मुझे शक होता है कि जेकेएसएसबी वाले हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं तभी जाके ऐसा पेपर सेट करते हैं। तो जो भी अगर कोई भी जेकेएसएसबी मेंबर बंदा कोई वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये मैं यूपीएससी से भी हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ। आप काम मत खराब करना बच्चों का, वरना मैं भी जाऊंगा धरने पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये एक तो ये फंडा हो गया ना हमारे पास ये वाला कि एसोसिएट इंडियंस को लॉ मेकिंग में एंट्री करवा दिया है। दूसरा हमारे पास क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब इसे पहले जो एक्ट थे वहां पे क्या कर रहे थे, सब कुछ सेंटर में लाने का ट्राई कर रहे थे कि सेंटर में ले जाएंगे बाकी सब कुछ उसके अंडर आ जाएगा। समझ गयो, जैसे वो गवर्नर जनरल बना दिया गया था, गवर्नर को उसके अंडर कर लिया था, मद्रास को, बॉम्बे को। समझ गयो, अब डिसेंट्रलाइजेशन आ रहे हैं, मतलब दोबारा से 5 स्टेट की तरफ एंट्री मारो। समझो कैसे, लेजिस्लेटिव पावर जो थी बॉम्बे को, मद्रास को फिर से दे दी गई। पहले छीन ली थी, अब उनको वापस दे दी, तुम अपने हिसाब से लेजिस्लेटिव वगैरह चलाओ। इसी के साथ साथ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई थी। किसके लिए, बंगाल के लिए बना दी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस हो गया, पंजाब हो गया, इनके लिए अलग से काउंसिल भी बना दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। मतलब आप क्या कर रहे थे, डिसेंट्रलाइजेशन स्टेट्स के पास, जो प्रोविंस थे उनके पास भी पहुंच रहे थे ताकि वो अपने अपने स्टेप पर छोटे छोटे स्टेप ले सकें, उनको भी बेनिफिट, उनको भी लगे हमारे पास राइट है। पहले क्या कर रहे थे सेंट्रलाइजेशन, आप क्या कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन, छोटे मोटे वहां पे भी पहुंच लेवल पे पहुंचने का काम ये कर रहे हैं। और इसके अंडर क्या करा गया, इंडियन काउंसिल एक्ट के अंडर क्या करा गया, वायसराय को कह दिया, जो इंडिया का वायसराय है, तुम इमरजेंसी कंडीशन में कुछ छोटे मोटे कानून, एग्जैक्ट कानून कह सकते हो उसको, हाँ कह सकते हो, कानून की छोटे मोटे मुद्दों पर अगर इमरजेंसी कंडीशन पड़ जाएगी तुम छोटे मोटे कानून बना सकते हो। और वो जो कानून रहेंगे उनकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहने वाली है, तुम ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो। समझ गए, ये हमने अभी तक पढ़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब हमने पढ़ा है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ये टॉपिक हो सकता है कि आपको इजी लग रहा हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन इनको इलैबोरेट करना मैं वाकई बताऊँ थोड़ा मुश्किल बन जाता है। इनको समझना फिर भी ठीक रहता है, लेकिन किसी को समझाना ऐसे टॉपिक डिफिकल्ट रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का मैं टारगेट रखा होगा इंटरेस्टिंग लेक्चर बन सके। मुझे पता नहीं बन रहा है या नहीं बन रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि हाँ अपनी बातें आप तक पहुंचा सकूं, जो यहाँ पे टॉपिक में कहा गया है वो आपको एटलीस्ट समझा सकूं, क्योंकि ये समझाना वाकई कह रहा हूँ। एक बार ट्राई करके देखना किसी को, ये थोड़ा डिफिकल्ट बनता है समझाना ये वाला। आगे चलते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 की बात करते समय क्या कहा गया था। अभी तो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 आ गया। अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 की बात करते हैं। यहां पर क्या था, इंक्रीज कर दे फिर से, जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे 6 से 12 थे, इन मेंबर्स को फिर से बढ़ा दे। क्योंकि देखो 1892 की बात कर रहे हैं, अभी तक आप हिस्ट्री की तरफ जाओगे, इंडियन हिस्ट्री की तरफ, हमने आईएनसी के बारे में पढ़ा था। 1885 1885 में आईएनसी की स्थापना हो गई थी ना। अब आईएनसी की स्थापना हो गई तो वो भी कुछ ना कुछ स्टेप उठाएंगे, तो वो भी बड़ी आवाजें उठा रहे थे वहां पे कि अब उन्होंने कहा, आईएनसी वालों ने कहा थी 2-3 तरह की शर्तें रख दी, जिसमें से एक शर्त तो ये वाली थी हमारे पास, ये नॉमिनेशन वाली, कि मतलब तुम तो ठीक है वो कर रहे हो कि तुमने लॉ मेकिंग में तो इंडियंस घुसा दिए, लेकिन एक पंगा यहाँ पर है कि तुम्हें जिसको मन कर रहा है तुम उसको उठा के वहां पे ले जा रहे हो। मतलब इसमें तुम मेंबर तो ला रहे हो, लेकिन तुम अपनी मर्जी के मेंबर ला रहे हो। समझ गए,
मतलब जो तुम्हें लगता है कि ये बंदा हमारे फेवर में है, तुमने उसको यहाँ पे एंट्री दे दी, बाकी को देनी। हम चाहते कि इलेक्शन वगैरह हो, इलेक्शन से बंदे वहां पे जाएं, डायरेक्ट वहां पे ना जाएं। इस तरह की डिमांड वहां पे रखी जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एडिशनल जो मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो ये थी, इनकी जो है मतलब अब साइज बढ़ा दिया जाता है, आप ऐसे कह सकते हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, साइज बढ़ा दिया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे, उसको परमिशन दे दी, क्योंकि अभी तक एक डिमांड ये भी थी आईएनसी की, हम वहां पर तो जा रहे हैं, लेकिन बजट जैसा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास इशू रहता है, वहां पे बातचीत नहीं कर पाते, तो हमारा फायदा क्या है वहां पे जाने का। एक तो तुम अपनी मर्जी से बंदे सिलेक्ट कर रहे हो, और दूसरा हमें बजट सेशन में कुछ बोलने नहीं दे रहे हो, तो हमारा फायदा क्या है। ये बातें इस तरह की और भी डिमांड्स रखी जाती हैं। तो पहला इन्होंने काम क्या कर दिया इंडियन काउंसिल 1892 में, कि एडिशनल जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी तो साइज बढ़ा दिया, कि वहां पे और मेंबर ऐड कर दिए। दूसरे काम में क्या करा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को परमिशन दे दी कि तुम बजट में डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। समझ गए, यहाँ पे जो इंडिया के बंदे गए वो डिस्कशन वगैरह वहां पे कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या थी, नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर वहां पे जा रहे हैं, उनका नॉमिनेशन की बात। जैसे अगर हम बात करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थे ना, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे। यहां पर क्या होगा, अभी भी वायसराय ही वहां पे कुछ बंदों को सिलेक्ट करेगा, नॉमिनेट करेगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। जो वहां की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, प्रोविंस, जैसे बॉम्बे हो गया, मद्रास, आगरा वगैरह, ये सजेशंस देंगे, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये सजेशन देगा। इनके सजेशन लेके वो कुछ बंदों को वहां पे नॉमिनेट करेगा, सभी को ऐसे अपॉइंट नहीं कर देगा, नॉमिनेशन वगैरह देंगे, फिर वो बंदे अपॉइंट होंगे। समझ गए। अभी भी देखो होता क्या, पता क्या था, जैसे मान के चलो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मैंने 10 से 16 आपको कहा ना कि जो कैपेसिटी थी वो बढ़ा दी थी। पहले 6 से 12 मेंबर थे यहाँ पर, अब कैपेसिटी बढ़ा के 10 से 16 कर दी है। समझ गए। मान के चलो कि 10 ही बंदे सिलेक्ट करने हैं, 10 ही बंदे सिलेक्ट करने हैं। इन 10 में से 6 बंदे जो है वो तो डायरेक्ट वायसराय अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहा है, कोई नॉमिनेशन वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट वो अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता था जो मेजोरिटी मेंबर्स की रहेगी ना, मेजोरिटी जो रहेगी लॉ मेकिंग वाले, वो मेरे अपने ही हों। अब जो बाकी 4 बच गए, वो कहां से चुनेगा, वो जो उसको सलाह देंगे ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले, बॉम्बे मद्रास वगैरह वाले, या बंगाल चैम्बर जो सलाह देगा, बाकी 4 मेंबर वो उनकी हेल्प से लेगा, लेकिन 6 मेंबर वो अभी भी अपनी मर्जी से ले रहे हैं। आगे समझ, अभी भी जो मतलब इसमें है ना, आप कह सकते हो जो बहुमत है, आपका मेजोरिटी है, वो अपनी मर्जी से वहां पे सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि पहले इंडियंस को यहाँ पे जगह मिली थी, अब जगह मिलने के साथ साथ क्या हो गया था, वो नॉमिनेट होकर भी जा रहे थे। ये वायसराय अपनी मर्जी से नहीं उठा रहा था, अब वो नॉमिनेट होकर भी जा रहे थे कुछ मेंबर वहां पे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में तो बता दिया आपको, जो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी ना, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी इनके लिए, बंगाल के, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस, पंजाब वगैरह के लिए, यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी डायरेक्ट वायसराय नहीं सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, यूनिवर्सिटी, म्युनिसिपलिटी, जमींदार वगैरह, ये सब मिलकर नॉमिनेट करेंगे, फिर वो बंदा वहां पर जाएगा। समझ गए। एक तरह से यहाँ पे इलेक्शन वर्ड कहीं पे यूज करा नहीं गया है, लेकिन एक तरह से यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्शन चल रहे थे। क्लियर हो गया। एक बार शॉर्ट में बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे क्या चल रहा था, सिंपल से फंडा की ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी और गवर्नर जनरल की जगह वायसराय कर दिया। बाकी समझाने की जरूरत नहीं, बाकी आपको समझ आया होगा। यहाँ पर क्या कर दिया, जो टीम बनी हुई थी हमारे पास, एग्जीक्यूटिव तो अलग रख दो, उसमें तो किसी को घुसाना ही नहीं है, लेकिन जो लॉ मेकिंग है वहां पे इंडियंस को एंट्री दे दी हुई थी और डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था पूरे प्रोसेस को। और यहाँ पर क्या कर दिया था, सीट्स यहाँ पे और बढ़ा देगी, बढ़ाने के साथ साथ जो मेंबर इंडियंस यहाँ पे सिलेक्ट किए जा रहे हैं उनको नॉमिनेशन के थ्रू भी लिया जा रहा था। समझ गए। ये 3 फंडे यहाँ पे याद रखना। आज के लास्ट की बात करेंगे, हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 की बात करते हैं। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। हम जब हिस्ट्री पढ़े थे, यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ा था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हम पीछे रिलेट भी कर पा रहे हैं। जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा जाता है, मॉर्ले कौन था उस टाइम पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन था, मॉर्ले था, और मिंटो कौन था, वायसराय। मतलब इंडिया में ये हुआ करता था, लंदन में ये बैठा करता था, तो ये दोनों, एक तो मॉर्ले एक तो मिंटो, इनके नाम पे क्या आ गया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, या इसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या कर दिया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका साइज और बढ़ा दिया। जो पहले 6 से 12 था उसको फिर 10 से लेकर 16 तक करते थे कैपेसिटी। अब भी 16 से लेकर 60 मेंबर वहां पे आ सकते थे, और कैपेसिटी बढ़ा दी। और साथ ही साथ यहाँ पे कर दी ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो ये वाली काउंसिल थी ना, ये वाली काउंसिल, इसमें अभी भी जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी में जो बंदे सिलेक्ट करेगा वो वायसराय अपनी मर्जी सिलेक्ट करेगा, वो काम तो अभी भी चलने वाला है। लेकिन जो प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना,
वहाँ पे मेजोरिटी वायसराय की नहीं होने वाली है, वहाँ पे जो बाकी बंदे होंगे, जो इंडियंस होंगे, उनकी मेजोरिटी होने वाली है। लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, वहाँ पर अभी भी किसकी मेजोरिटी चलने वाली है, जो वायसराय को सिलेक्ट करेगा वो वहाँ पे रहने वाले हैं। थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, रिलेट कर पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ। अब जो मेंबर्स वहाँ पे जा रहे थे, इस असेंबली में जा रहे थे, वो अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, वोटिंग वगैरह भी कर सकते थे बजट में, और भी कई सारे राइट को दे दिए हुए थे यहाँ पर। और पहली बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों आपके लिए, 2 वजह से इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है, सबसे जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स में जाते हैं ये वाला, कि पहली बार क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करेंगे, यानी कि जो ये एग्जीक्यूट करवा रही है, सारे कानूनों को एग्जीक्यूट करवाने का काम कर रहा है, इसमें अभी तक कोई इंडियन पहुंचा नहीं था। पहली बार क्या होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन एक सिलेक्ट हुआ था, जो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात करेंगे। एससी सिन्हा नाम आपने सुना होगा, एससी सिन्हा, तो एससी सिन्हा यही सत्येंद्र प्रसाद, एसपी सिन्हा यहाँ पे लिखा हुआ है, सत्येंद्रनाथ प्रसाद सिन्हा की बात करेंगे। ये पहले ऐसे मेंबर थे जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में इंक्लूड हुए थे, और इन्हें क्या बनाया गया था, जो लॉ वाला ग्रुप था ना, लॉ मेंबर, इन्हें इस कैटेगरी में रखा हुआ था, इस वाली कैटेगरी में इनको डाल दिया था, समझ गए। यानी कि इससे पहले, अब इसके पीछे कहानी सुनो, हुआ क्या था, 1909 की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी ना, तो मुस्लिम लीग तो कई सारे मांगे रखी थी, उसमें एक मांग ये रखी थी मुस्लिम लीग ने कि यहाँ पे 2 बंदे जाने चाहिए, एक इंडियन होना चाहिए, एक मुस्लिम होना चाहिए। हालांकि पहले जो मांग उठाई गई थी, ये वाली मांग तो पूरी तरह से मानी नहीं थी, हाँ एक इंडियन यहाँ पे एंट्री करवा दी थी, लेकिन वो इंडियन मुस्लिम नहीं था। हालांकि दूसरी बार जो आया था वो मुस्लिम था, पहली बार मुस्लिम नहीं था। और दूसरी बात यहाँ पर क्या था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी हो गई थी। मतलब यहाँ पर क्या होता, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी गई थी उसको भी मान लिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई इलाका है, कोई जगह, यहाँ पर जो मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, ये मुस्लिम यहाँ पे रह रहे हैं इतने सारे, ठीक है, और हिंदू यहाँ पे मान के चलो 1 2 हिंदू रह रहे हैं, या 3 4 5 6 हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं, और ये कितने हो गए, ये मुस्लिम के सारे यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब कोई ऐसी जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ पर क्या होगा, अगर इलेक्शंस करवाने हैं, जो इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट खड़ा होगा, जिसको वोट देनी है, वो कौन खड़ा होगा, यानी कि जैसे कोई एमएलए मान के चल लो, वो कौन होना चाहिए, वो मुस्लिम होना चाहिए, समझ गए हो। और जो वोट देने वाला है, जो वोट चाहे वहाँ पे हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको वोट देने वाले भी कौन होंगे, सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। मतलब मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोट देंगे। इसको भी परमिशन दे दी थी और कहा था कि मुस्लिम जो है वो मुस्लिम की बातें सही से समझता है, दोनों अलग कम्युनिटीज हैं, इस तरह की बातें वहाँ पे करेगी। लेकिन सिंपल सा फंडा यही था, क्या करना है, हिंदू और मुस्लिम को झगड़वाना है। आपको हिस्ट्री में बताया था कि अंग्रेज किस तरह से चाल चला करते थे, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया करते थे। वो बंगाल पार्टीशन से स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर भी वो सब कुछ चलता जा रहा था, समझ गए हो। ये सारे एक्ट्स जो थे आज आपसे डिस्कस करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। नहीं अच्छी लग रही होगी, कुछ सजेशन बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाकी सब कुछ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता जाएगा। और हाँ, जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो 1,80,000 के करीब सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करोगे, सभी तक इस वीडियो को पहुँचाओगे, ताकि जल्दी से सब्सक्रिप्शन बढ़े और जो हमारा टारगेट थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा वो टारगेट भी हमारा अचीव हो जाए। और साथ में आपको पता होगा हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल है पॉजिटिव वाइब्स के नाम से, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उसका मिल ही जाता है। वहाँ पर हमने एक वीडियो भी अपलोड करी है स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर को लेकर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी होगी तो जाके वो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि उस तरह की और कई सारी वीडियोज़ वहाँ पर आने वाली हैं। थैंक यू, जय हिंद।